नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम रवि उत्तम। अपन ने पिछली वीडियो में टिश्यू ऊतक के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने जाना था कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू व प्लांट टिश्यू। ऐसे ऊतक जो जानवरों में पाए जाते हैं उन्हें एनिमल टिश्यू बोल दिया था। ऐसे टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं उन्हें प्लांट टिश्यू बोल दिया था। और अपन ने देखा था कि एनिमल टिश्यू को भी अपन 4 भागों में विभाजित करते हैं। उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू। जिसमें से अपन ने 2 ऊतकों के बारे में तो अध्ययन कर लिया था, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू व संयोजी ऊतक। तीसरा अपना ऊतक आता है, अपना जंतु कोशिका का तीसरा प्रकार आता है पेशी ऊतक, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू आपने नाम भी सुन रखा होगा, नाम से पता चल रहा है कि मसल्स पेशी का बना होता है, जो अपन ने चलने फिरने, हिलने डुलने, उठने बैठने इत्यादि में मदद करते हैं। इसके बारे में देखते हैं। पेशी ऊतक मसल फाइबर के बने होते हैं, जो हमारे शरीर के मूवमेंट में मदद करते हैं। मूवमेंट मतलब चलने फिरने, हिलने डुलने, उठने बैठने, जितने भी अपन हमारे शरीर से क्रियाकलाप करते हैं उनमें मदद करता है। पेशी में एक विशिष्ट प्रोटीन पाया जाता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नाम से भी पता चला है, कॉन्टैक्ट सिकुड़ने में मदद करता है। पेशी भी 2 प्रकार की होती है, मसल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वॉलंटरी मसल, ऐच्छिक मसल, और दूसरा अनैच्छिक मसल, वॉलंटरी मसल। हिंदी में होता है ऐच्छिक मसल। इसके नाम से भी पता चल रहा है ऐसी मसल या पेशी जिसको अपन अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। और यह मसल्स हड्डियों से जुड़ी रहती है, जो हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यह लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, शाखा रहित होती है और इनमें बहुकेंद्रक या मल्टी न्यूक्लियस होता है। इस वॉलंटरी मसल को और स्केलिटल मसल्स भी बोलते हैं, या कंकाल पेशी, हिंदी में बोलते हैं कंकाल पेशी, जो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है। वह हड्डियों से जुड़ी रहती है, वह शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसको अपन अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं। दूसरा आता है इनवॉल्यूंटरी मसल्स या अनैच्छिक मसल्स। ऐसी मसल्स जिसको अपन अपनी इच्छा के अनुसार मूव नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हृदय को देख रखा होगा आपने, हृदय हमेशा अपनी इच्छा से कार्य करता रहे। जब अपन नींद में होते हैं या कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो यह हमेशा ही कार्य करता है, तो यह भी इनवॉल्यूंटरी मसल्स के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत या बड़ी आंत, अपन खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर खाना खाने के बाद वो अपना कार्य खाने को पचाने का कार्य अपने अनुसार करती रहती है। तो इस वजह से इनको इनवॉल्यूंटरी या अनैच्छिक मसल्स के अंतर्गत रखा गया है। इसके बारे में देखते हैं। अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। इसके उदाहरण है छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टोमच, पेट, यूरेट्रा, मूत्राशय में भी यह पाई जाती है। ब्रोंकी, फेफड़ों के अंतर्गत भी इनवॉल्यूंटरी मसल पाई जाती है। तीसरा इसी का ही एक और प्रकार आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल मतलब ऐसी मसल्स या ऐसी पेशी जो हृदय में पाई जाती है। अपन को पता भी है कि हृदय। एनिमल टिश्यू का अपना चौथा प्रकार आता है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। यह ऊतक को पूरा कंट्रोल करने का कार्य पूरा दिमाग करता है, दिमाग में यह पाया जाता है। वह इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में भी मौजूद होता है। यह ऊतक इसका मुख्य कार्य क्या है कि हमारे शरीर में सिग्नल भेजने का कार्य करता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अगर अपना हाथ किसी गर्म वस्तु से गलती से भी टच हो जाए तो अपन उसको एकदम एक झटके से पीछे खींच लेते। ऐसा क्यों कर पाते हैं? ऐसा अपन तंत्रिका ऊतक की तंत्रिका कोशिका की सहायता से कर पाते हैं।
और इसको पूरा नियंत्रण करने का कार्य दिमाग करता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को नर्व कोशिकाएं बोलते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन्स होती है। इसको पूरा नियंत्रण करने का कार्य न्यूरॉन्स की मदद से होता है, जिस वजह से इस तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन्स को बोलते हैं। न्यूरॉन को अध्ययन करना न्यूरोलॉजी बोलते हैं। इन कोशिकाओं मतलब न्यूरॉन्स के अंतर्गत सेंट्रोसोम तारकाएं नहीं पाया जाता। अपन ने देखा था सेंट्रोसोम क्या करता है, विभाजन करने में मदद करता है, लेकिन इन कोशिकाओं तंत्रिका कोशिका में तारकाएं सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इस वजह से यह विभाजन नहीं कर सकती, क्योंकि अपन ने देखा भी होगा कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को दिमाग पर चोट लग जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकती, या ठीक भी होगी तो उसमें बहुत समय लगेगा। इसका कारण यही होता है क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इधर आप चित्र में देख रहे हैं, ये होता है नर्व कोशिका का चित्र है ये। इसके सिर के भाग में डेंड्राइट्स, केंद्र में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, बीच में एक्सोन व नीचे नर्व एंडिंग होती है, और इसी प्रकार ये अगले नर्व कोशिका से जुड़ा रहता है, और ऐसे जुड़ा रहकर बहुत सारी नर्व कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती। इसकी लंबाई 1 मीटर से अधिक भी हो सकती है। इसी को ही अपन सबसे लंबी कोशिकाएं भी बोलते हैं। यहाँ पर अपना एनिमल टिश्यू समाप्त होता है। फिर अब स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। अब देखते हैं प्लांट ऊतक के बारे में, पादप ऊतक के बारे में। ऐसे ऊतक जो पादपों में पाए जाते हैं। पादप ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक ऊतक, दूसरा परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक ऊतक नाम से भी पता चल रहा है कि ऐसे ऊतक जो विभाजन का कार्य करते हैं, और दूसरा स्थायी ऊतक, ऐसे ऊतक जो हमेशा स्थायी बने रहते हैं, इनमें विभाजन का कार्य नहीं होता। इस वजह से इनको स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और फर्स्ट देखते हैं विभज्योतक ऊतक। ये डिवाइडिंग ऊतक होते हैं जो हमेशा विभाजन करने का कार्य करते रहते हैं। दूसरा डेंस साइटोप्लाज्म, इनके अंतर्गत ज़्यादा घनत्व वाला साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और इनके अंतर्गत पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। वह एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू जो पादप के सबसे ऊपरी भाग, मतलब प्लांट के पौधे के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाए, वह सबसे नीचे वाले भाग में पाए, जड़ के नीचे वाले भाग, मतलब आखिरी एंड में, और प्लांट के ऊपर के भी आखिरी एंड में। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये जल्दी से जल्दी डिवीजन करने का कार्य करता है, मतलब जल्दी से जल्दी विभाजित होता रहता है। जब भी तो अपन देखते हैं कि प्लांट की हमेशा लंबाई जल्दी बढ़ने का कार्य करती है, यह विभाजन करने का कार्य बहुत जल्दी करता है। दूसरा प्रकार आता है इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू जहाँ से प्लांट की, पादप की शाखाएं निकलती है, मतलब जहाँ से पत्तियाँ निकलने का कार्य करती है, उन नोड्स पर जो टिश्यू पाया जाता है उसको इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, मतलब जहाँ से ब्रांचेज, शाखाएं निकलने का कार्य करती है। तीसरा इसी का प्रकार भाग आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू जो प्लांट के तने में पाया जाता है, और यह भी अपन देखते हैं कि मोटाई बढ़वाने के लिए कार्य करता है। इसकी मोटाई या चौड़ाई
को इंक्रीज करने का कार्य करता है। इसी प्रकार तीनों एक बार फिर से देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ से इसकी लंबाई बढ़ने का कार्य होता है, ये इस लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ से ब्रांचेज शाखाएं निर्मित होती है, यह नोड्स पर पाया जाता है। और तीसरा आ गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो चौड़ाई बढ़ाने के कार्य करता है। उसके बाद देखते हैं अगली स्लाइड, अगले उसमें परमानेंट टिश्यू। पादप ऊतक, पादप ऊतक में अपना दूसरा प्रकार आता है परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है, स्थायी मतलब इनका आकार बिल्कुल स्थायी होता है। इनका निर्माण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजन होने के बाद वह पूर्ण विकसित हो जाते हैं, तो वह परमानेंट टिश्यू स्थायी आकार ले लेते हैं, और जिस प्रकार परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू को भी दो भागों में बांट रखा है। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक। दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक। ना इनके भी नाम से पता चल रहा है, सिंपल मतलब सरल। ऐसे टिश्यू जिनमें कोशिकाओं का आकार संरचना बिल्कुल सिंपल आकार में होती है। सिंपल प्रकार से एक कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है, जबकि कॉम्प्लेक्स जटिल स्थायी ऊतक में कोशिकाओं की संरचना में कुछ जटिलता रहती है, उनका आकार थोड़ा अलग होता है इनसे। सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसका फर्स्ट भाग आता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा एक जीवित कोशिका है। सरल स्थायी ऊतक में कुछ तो अपन देखेंगे कि जीवित कोशिकाएं देखेंगे और कुछ मृत कोशिकाएं देखेंगे। उसी प्रकार पेरेन्काइमा एक जीवित कोशिकाएं होती है। इनके अंदर अंतःकोशिकीय स्थान ज़्यादा होता है, और यह इनका मुख्य कार्य होता है खाना संग्रहण करने का। इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं कि फल हो गया, फल इसका मुख्य उदाहरण होता है। फलों में जो परमानेंट टिश्यू पाया जाता है वह पेरेन्काइमा प्रकार का होता है। उसके बाद अपना अगला प्रकार आता है, इसी का ही भाग आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा पादप को, प्लांट को लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। लचीलापन की क्या आवश्यकता होती है? क्योंकि मान लो कभी तेज हवाएं चलती है तो लचीलेपन की सहायता से वह टूटती नहीं है और हवा में झूलती रहती है, और यह यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें अंतःकोशिकीय स्थान की कम होते हैं, इनकी अपेक्षा पेरेन्काइमा की अपेक्षा स्थान कम होते हैं। और इसके उदाहरण है टेंड्रिल। जब अपन देखते हैं कि कोई बेल रहती है, वो बेल किसी अन्य पेड़ पर या दीवार पर चढ़ जाती है, वह किसकी सहायता से चढ़ती है? टेंड्रिल की सहायता से, और यह भी जीवित कोशिका होती है। इसका ही अगला भाग आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक प्रकार से मृत कोशिकाएं होती है, और इनमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता, मतलब इनके अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता। इनमें कोशिकाओं की संरचना बिल्कुल पास पास होती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बिल्कुल पास पास होती है, और यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं कि जैसे नारियल के बाहर कोई मोटी परत पाई जाती है जो बिल्कुल कठोर होती है, वह नारियल के अंदर वाले भाग मलाई को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती। तो इसमें नारियल का बाहरी कवर हो गया। उसी प्रकार अपन देखते हैं अखरोट में भी बाहरी परत होती है, वह भी स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। और बादाम के अंदर बादाम भी आती है, वह भी बीज के अंदर आती है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा के उदाहरण होते हैं। उसी प्रकार बहुत से पादप होते हैं जो पानी में तैरते हैं, जैसे हो गया कमल का फूल, कमल का प्लांट पानी में तैरता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सौ में एयर कैविटी होती है प्लांट में, और उनमें हवा भर जाती है, इस वजह से पानी में तैरने का कार्य करते हैं, वो एरेन्काइमा के अंतर्गत आ जाते हैं। वैसे ही क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यह पत्ती में पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से यह भोजन का निर्माण करते हैं।
ये अपने हो गए सरल स्थायी ऊतक। अब अपने अगला आता है कॉम्प्लेक्स स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक। इसके नाम से भी पता चल रहा है इसकी संरचना थोड़ी जटिल होगी। यह ऊतक एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो मिलकर एक समान कार्य करती है। समान कार्य क्या हो सकता है? या तो पौधे को पानी ट्रांसफ़र करने का कार्य या भोजन ट्रांसफ़र करने का कार्य। ये जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फिलोम। जाइलम क्या करता है? पानी को एक स्थान से जड़ से लेकर पत्ती तक पानी को पहुंचाने का कार्य करते हैं, मतलब पानी का स्थानांतरण का कार्य। और दूसरा होता है फिलोम। फिलोम खाने को, भोजन को स्थानांतरण करने का कार्य करता है। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना होता है। इसमें आती है ट्रेकिड्स और वेसिल्स। ट्रेकिड्स और वेसिल्स क्या करती है? पानी को स्थानांतरण करने का कार्य, स्थानांतरण। और जाइलम पेरेन्काइमा ये भोजन स्थानांतरण, इसमें ही कुछ कार्य मदद करता है, भोजन स्थानांतरण। और जाइलम फाइबर ये क्या करते हैं? भोजन, प्लांट को सपोर्ट, यांत्रिक की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार फिलोम भी 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें होती है सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फिलोम फाइबर और फिलोम पेरेन्काइमा। ये सारे मिलकर भोजन का स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। ये हो गया अपना कोशिका टिश्यू चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया यहाँ पर। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए विद्यादर्शन पाठशाला। जब तक के लिए धन्यवाद।